बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 में हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि अल्लाह ताला हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। सर्दी की पेशगोई हो गई है जी, 14 दिसंबर के बाद से कड़ाके की ठंड पड़ेगी ये कहा गया है जी। बारिशों की भी पेशगोई है, यानी हम बार बार कह रहे थे कि दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है और आज तकरीबन 7-8 तारीख है और इसके बावजूद भी वो वाली सर्दी नहीं आ रही 7 दिसंबर को भी। लेकिन अब आगे से पेशगोई ये की गई है कि मौसम सर्द रहेगा। सो सर्द मौसम को एंजॉय भी कीजिए और इसमें एहतियात भी खूब कीजिए जी। अच्छा जी, हम खबरों से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और इसके बाद जी 11 बजे आपकी बर्थडे वाला सेगमेंट और हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। खबरों की तफसीलात की तरफ आते हैं। आज की लीड स्टोरी है खासे तहफ़्फ़ुज़ात थे उन लोगों को जो कि मुख्तलिफ रेस्टोरेंट से मुंसलिक जिनका काम था, परेशान भी थे कि जी चूँकि पाबंदी लगाई गई थी, उनका काम मुतासिर हो रहा था। रेस्टोरेंट्स में तो रात के टाइम ही रश होता है। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर खोखर साहब एडिटर ब्यूरोक्रेसी हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं दुर्र नायाब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, पहली खबर की तरफ हमने आना है। दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, होटल, रेस्टोरेंट और फूड आउटलेट अब मुकर्रर औकात के बगैर मामूल के मुताबिक खुले रह सकते हैं। इस इकदाम को कैसे देखते हैं खोकर साहब? आप भी रात को खाना खाने जाते होंगे? बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ अच्छा कदम है, क्योंकि ये होता था कि जो सरकारी मुलाजम या जो प्राइवेट अदारों में सरकारी मुलाजम जिनको 6 बजे छुट्टी होती है या 5 बजे छुट्टी होती है, वो घर जाते थे अपने बच्चों को लेकर शॉपिंग करने, किताबें लेने, बिल्कुल किताबें लेने, या कोई मोबाइल ठीक कराने जाना है, या कोई बच्चे की जूता लेना है, बच्चे की कपड़े लेने हैं, तो वो दुकानें 8 बजे बंद होने के, खाना पीना भी होता था, जिसकी वजह से 8 बजे दुकानें बंद हो जाती थी और वो बड़ा मसला होता था। अब दुकानों का ये जो टाइम बढ़ा दिया है, 11 बजे तक कर दिया है, ये अच्छा काम कर दिया। लेकिन 11 बजे तक जो काम है, इससे लोगों को चलो शॉपिंग कर सकेंगे, लोग अपने खाने खा सकेंगे, या लोग अपनी चीज़ें खरीद सकेंगे, मोबाइल ठीक करा सकेंगे, दूसरी जो कंप्यूटर ठीक कराना होता है किसी ने जाकर वो करा सकेगा। ये एक मैं समझता हूँ ये अच्छा कदम है, लोगों को रिलीफ मिला है और रिलीफ मिलना चाहिए। लेकिन इस सिलसिले में जो दुकानदार हैं उनको भी चाहिए कि वो जो महकमा माहौलियात के जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको फॉलो करें, उनके SOP जो उनके आते हैं इस हवाले से उनको फॉलो करें। अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि लास्ट सैटरडे मेरा बाहर खाना खाने का एक्सपीरियंस रहा। रात 10:30 बजे मैं गई और अब मैं फूड पॉइंट का क्या नाम लूँ, गुलबर्ग में मशहूर जगह है, खाना चल रहा था वहाँ पे दुर्र नायाब। यही बात जो खोकर साहब ने की है कि लोगों को खुद चाहिए कि वो जिम्मेदारी का एहसास करें। अब 10 बजे का मतलब अगर है तो 10 है, फिर 10:15, 10:30, 11, 11:30 नहीं है। हम लोग पता नहीं क्यों नहीं अपनी ज़िंदगियों को एक लकीर पे लाकर एक जगह पाबंद करने की क्यों नहीं आती। हमें जब एक चीज़ समझ है कि अब ये चीज़ होनी है तो हमें उसको मैनेज करना चाहिए। अगर आप दफातर को 5 बजे, आपके सरकारी दफातर 4 बजे से लोग निकलते हैं, प्राइवेट नौकरियाँ लेट सिटिंग होती हैं, 7 बज जाते हैं, हमें भी अक्सर 7-8 हो जाते हैं, तो तब भी आपके पास हेल्दी 2 आवर्स होते हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए इन्हीं 2 आवर्स के अंदर आप चीज़ों को मैनेज कर लें। अच्छा, अब खाने की बात तो रही, अब तो चले वो बहुत एक लग्जरी आइटम में शुमार होता जा रहा है होटलों में खाना खाना। और खोकर साहब भी बहुत ज़्यादा बाहर नहीं खाते, आपको उसे गलत इन्फॉर्मेशन दी है। उनको सिर्फ पिज़्ज़ा पसंद है, पिज़्ज़ा खाते हैं वो बहुत शौक से। अच्छा, तो वो फिर उनको बार बार लोगों को ये इस चीज़ पर तवज्जो देनी चाहिए कि अपने टाइम को मैनेज करें। अच्छा, हमने इन सारी आफात से, इन सारी जो मुसीबतें आई हम पे, चाहे वो कोरोना की सूरत में आई, चाहे वो स्मोक की सूरत में आई, किसी भी वबाई बीमारी की सूरत में, हमने सीखा कुछ नहीं। सही कह रहे हैं। हमने अपनी लाइफ को मैनेज नहीं किया, हमने अपनी चीज़ों को, तरीक़ाकार को बेहतर नहीं किया, हमने अर्ली उठने की आदत नहीं डाली, हमने जल्दी सोने की आदत नहीं डाली। हम अर्ली उठते हैं, अपने काम जल्दी मुकम्मल करके जल्दी फ्री हो जाते हैं। सही कह रहे हैं। उसके बाद 7-8 बजे हम सोच रहे होते हैं कि अब हमने क्या करना है। सुबह नमाज के बाद या चलिए 6-7 बजे भी उठ जाएं तो आपको एक लंबा दिन लगता है, आपके काम भी सारे निमट जाते हैं, अच्छा खासा टाइम भी आपके पास। लेकिन यहाँ तो दुकानदार हजरात 1-2 दफ़ा ऐसा वो हुआ, ना खुश थे। वो तो ऐसे ना खुश थे कि जैसे पता नहीं क्या जुल्म हो गया। हालांकि उस वक्त अगर आप AQI देखें तो लाहौर शहर का 72 AQI था। बिल्कुल। तो अगर आपको थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है तो लचक रखनी चाहिए। जहां अब देखें ईज हुई है, मौसम अच्छा हुआ है, खूबसूरत हो गया, दिन निकल आया, बेहतरीन हो गया, आगे बारिशों की भी पेशन गोई की जा रही है, तो अब आपको ईज मिल गई है। सरकार फिर आपको उसी तरह ईज देती है जिस तरह आप उनके साथ कोऑपरेट करते हैं। कल को सख्ती होगी, कल को आप चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, फिर दोबारा से सख्ती हो जाएगी, फिर दोबारा रोना धोना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस फैसले से ताजिर बरादरी बहुत खुश है। मैं उनके रात मैसेजेस भी देख रहा था, बहुत सारे सोशल मीडिया पे उनके पैगाम जो हैं ताजिर तंजीमों के जो सरबराहान हैं वो बड़े खुश होकर सरकार से बड़े खुश थे। हालांकि कुछ अरसे पर इस फैसले में बड़े नाराज़ थे और बड़ी कड़वी और सख्त बातें की जा रही थी। अब वही लोग सरकार की तारीफ कर रहे हैं। एक जो ट्रेंड है ना मार्केटें, खास तौर पर अगर हम इचरा में चले जाएं, टाउनशिप चले जाएं, ये वो मार्केटें हैं
जहाँ पर अगर हम शाम में देखें तो बड़ा रश होता है। ये मार्केटें 12-1 बजे से पहले नहीं खुलती हैं। यहाँ पर दुकानदार, वो चाहे कपड़े के हैं, वो चाहे जूतों की मार्केट है, वो चाहे ज्वेलरी की मार्केट है, दुकानदार 1 बजे से पहले आता ही नहीं। जोहर की नमाज के बाद प्रॉपर काम शुरू होता है। इस ट्रेंड को भी तो हमने चेंज करना है। हमारे जो अंदरून का ट्रेंड है ना, अंदरून लाहौर हो गया, आप ये भी अब इचरा और ये सारी आबादियाँ जो है वो अंदरून में शुमार होती हैं। इसी तरह आप अनारकली में चले जाएँ, उसकी सारी मार्केटें शुमार कर लें। इनका एक वतीरा है, इन्होंने दुकान बंद करनी है, उसके बाद इन्होंने कहीं दोस्तों के साथ घूमना फिरना, खाना पीना करना है, बैठना है, गप्पे मारनी है, कोई फटों में बैठ के चाय शाय पी के अपना कोटा पूरा करके 12 बजे से पहले घर नहीं जाना। ऐसे ही है। आप दुकानें चाहे 8 बजे बंद करा लें, चाहे 10 बजे बंद करा लें। उसके बाद वो जब जाते हैं ना, तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है उनके लिए इतना उठना, सारा दिन मगजमारी करके कस्टमर्स के साथ। उसके बाद उनकी जो फैमिलीज आई होती हैं, फिर बैड एक्सपीरियंसेस बहुत उनको होते हैं। ख़ासतौर पे मैं ये भी देखता हूँ कि क्या वजूहात है कि कुछ ख़वातीन जो हैं, कुछ फैमिलीज हैं, वो एक दफ़ा एक चीज़ ले आएंगी, मौके पे उसको जांच पड़ताल नहीं करेंगी, उसके बाद सेकंड टूर, थर्ड टूर, फोर्थ टूर पे जाके वो शॉपिंग इंक्लूड होगी। अच्छा, ये भी एक बहुत वजूहात है आपकी मार्केटों में बेपना बेवजह बिला वजह रश की। तो अगर आप इस पे भी थोड़ा फोकस करें तो बार बार जो मार्केटों में आना है, वो आप यूरोप चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, वहाँ पे 1-2 दिन सैटरडे संडे होता है, उस दौरान वो मैनेज करते हैं अपना सारी चीज़ें। किसी ने कोई बिल पे करनी है, किसी ने कोई क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी है, किसी ने बाजार जाके कोई चीज़ करनी है, घर के अंदर कुछ करना है, वो 2 दिन के अंदर मैनेज कर लेते हैं। और 5 दिन वो दिल लगाकर काम करते हैं, और काम के अलावा वो कुछ नहीं करते। काम करते हैं, शाम को घर आते हैं और हेल्दी नींद लेकर सोते हैं, सुबह 5 बजे उठते हैं हर सूरत। तो जिंदगी उनकी बड़ी मामूल में चल रही है, मार्केटें उनकी तरक्की कर रही हैं, कामयाब लोग हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं, हमसे बहुत बेहतर फाइनेंशियल पोजीशन में है, मेहनत कर रहे हैं। हम लोग इस चीज़ पे नहीं आ पाते। बिल्कुल सही कहा। सो हमें भी अपनी ज़िंदगी में खुद एज इंडिविजुअल हम सबको तब्दीली लेकर आनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छी ज़िंदगी गुजारें, तो कुछ नेचर के असूल हैं, उनको जब तक हम कॉपी नहीं करेंगे ना, जब तक उनको फॉलो नहीं करेंगे, जो अल्लाह ताला ने एक नेचर के हिसाब से अपने आप को ना अगर हमने ढाला, तो हम भी वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ, अच्छी ज़िंदगी की तरफ नहीं आ सकते। 4000 मरीजों को अपनी बारी का अब इंतजार है। मुफ्त किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला वाहिद टीचिंग हॉस्पिटल जिनाह अस्पताल, जहां पर ये सहूलत दी गई थी, खत्म हो गई है। कहाँ जाएंगे मरीज जिनको टाइम दे दिया गया था, जिनको डेट दे दी गई थी कि 10 दिन बाद आपका ऑपरेशन है, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद? कैसर खोखर साहब जी बिल्कुल, जो डॉक्टर जो किडनी के फ्री ट्रांसप्लांट करता था, उसका महकमा हेल्थ ने ट्रांसफर कर दिया, डॉक्टर शबीर, जिसकी वजह से ये ट्रांसप्लांटेशन बंद हो गया। लाहौर का ये वाहिद पब्लिक सेक्टर का अस्पताल था जहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट फ्री होती थी, बाकी अस्पतालों में नहीं होती, लेकिन वो भी बंद हो गया। मैं सेक्रेटरी हेल्थ से मुतालबा करूंगा कि वो ना सिर्फ डॉक्टर शबीर को वापस भेजे, बल्कि और डॉक्टर दूसरे अस्पतालों में जो किडनी ट्रांसप्लांट में इंटरेस्टेड है या जो माहिर हैं, जो किडनी ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं, उनको भी जिला अस्पताल मुंतकिल किया जाए, ताकि 24 आवर्स जो है ना वो किडनी ट्रांसप्लांट हो सके, और जो बैकलॉग लगा हुआ है किडनी का वो निकाला जा सके। बिल्कुल। अच्छा, ये मरीज 4000 जो है, इनके पास डोनर भी मौजूद है, इन्होंने अपने तौर पर डोनर का इंतज़ाम भी किया, अब उनको डेट्स दे दी गई। अब यहाँ पर क्या किया गया है कि आपस में पैरामेडिक्स का कोई झगड़ा हुआ, उसका मुबैना तौर पर, अभी उसकी कुछ कंफर्म भी नहीं कि हुआ क्या है, उसका खमियाजा जो है एक सीनियर डॉक्टर को भुगतना पड़ा, उसका तबादला कर दिया। ये है हमारे यहाँ मसीहाई का दर्जा। इतना पढ़ लिख के जो डॉक्टर आ रहे हैं, मैं कल भी जिक्र करी थी, सीएम साहिबा फिर जो बाहर से डॉक्टर बुला रही हैं, तो कह रही थी कि जी नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल में हम बाहर के डॉक्टर बुलाएंगे, ये सलूक होगा उनके साथ बुरे नया। अच्छा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये खबर, आपने अच्छा कि आज खबर रख ली, क्योंकि कल रात मैं सोच रहा था, जब मुझे मैसेज आया कि आपने सुबह प्रोग्राम में आना, तो मैं सोच रहा था मैं इसका ज़रूर जिक्र करूँगा। मेरा डॉक्टर शबीर साहब से बड़ा पुराना ताल्लुक है, अल्लाह का शुक्र है कि हेल्थ वाइज मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी उनके पास जाने की, लेकिन किसी भी दफ्तर के बंदे को किसी भी राह चलते अल्लाह के खुदा वास्ते किसी को भेजा, तो उन्होंने उसका रिगार्ड किया, ऑनर किया, और अल्लाह वास्ते उसका ट्रीटमेंट हर सूरत जो हो सकता था वो करवाया। अच्छा, वो इतने अच्छे इंसान थे कि मैं सोचता रहा इस खबर, जब 2-4 दिन पहले ये खबर आई है ट्रांसफ़र की, कि ऐसा उन्होंने क्या कर दिया होगा, उन्होंने क्या गुनाह किया होगा कि उनकी जो कोई जो उनको अदा पसंद नहीं है सरकार को, तो उठा के बाहर फेंक दिया। मैं हमेशा ही ब्यूरोक्रेसी की तनकीद ऐसे नहीं करता, मैं आपको बार बार हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि वज़ीर आला को ब्यूरोक्रेसी के आने को उतारनी पड़ेगी। अगर वो नहीं उतारेंगी तो ना सिर्फ अपना लॉस करेंगी, शहरियों का लॉस करेंगी, उसके बाद
जो अल्लाह ताला के आगे गरीब ये लोग झोलियां फैला के दुआएं देंगे, उसका भी तो उनको फिर एहसास करना चाहिए ना एक इस चीज़ का। कमेंट खोकर साहब से भी लेने दे, ये इंतकामी कार्रवाइयां, ब्यूरोक्रेसी इस तरह निशाना बनाती खोकर साहब? नहीं, ये इसमें ये एक बगैर किसी मेरी सेक्रेटरी हेल्थ के हवाले से बात हुई है, ये गैर इरादी तौर पर इस तरह हुआ है कि नीचे लेवल पर जो मुलाजमीन थे ना, अफसरान थे, उन्होंने ये काम किया है। तो इस वाले से खुदा का खौफ है, मैंने हेयरिंग करना चाहिए ना, मैंने सेक्रेटरी हेल्थ को कहा कि हेयरिंग ट्रांसफर करनी वापस चाहिए ले, थी ना। ताकि मैंने खुद उससे बात की और उससे सेक्रेटरी हेल्थ से मैंने कहा कि ये ट्रांसफर वापस लिया जाए, ताकि जो डॉक्टर हैं वो आकर वहाँ ट्रांसप्लांट कर सके और मरीजों का जो बैकलॉग है वो निकल सके। और सेक्रेटरी हेल्थ को ये नहीं पता था कि ये वाहिद डॉक्टर हैं जो वहाँ पर इलाज नहीं, उनको नहीं पता था, उनको नहीं पता था। हेयरिंग नहीं करते। हाँ, आप हेयरिंग करें ना, अगर अना यूसुफ या दुर्रा नायाब पे कोई इल्जाम मुझे है सफाई का मौका तो दे। हमें बुला के बताया जाए कि आप पे ये इल्जाम है, तो आप किस चीज के अफसर हैं। मैंने इतने अफसरों को हेयरिंग बिल्कुल करते आपने देखा सही है, कहा। मैंने चीफ सेक्रेटरी साहिबान को हेयरिंग करते देखा है, पूरी इज्जत के साथ और पूरा दिमाग लड़ा के कोई फैसला करने से पहले 25 दफा वो हेयरिंग करते हैं, सोचते हैं, फाइल डिस्कस करते हैं। तो मुझे तो बड़ी एक हैरानी सीनियर डॉक्टर है, निचले दर्जे के मुलाजिमीन के आपस की लड़ाइयों में झगड़ों की वजह से आप किसी सीनियर को हटा देंगे बगैर उसका मौक़िफ़ सुने? इस कैसे हवाले से मैं possible समझता है? हूँ कि एमएस की भी जिम्मेदारी है, जिसने गलत रिपोर्ट दी, एमएस ने गलत रिपोर्ट दी कि इस डॉक्टर की जिम्मेदारी है, इसको हटाया जाए, जिसकी वजह से फिर वो डॉक्टर को ट्रांसफर किया जाए। एमएस को चाहिए था कि वो खुद देखता कि उसका अस्पताल बंद हो जाएगा, उसका वार्ड बंद हो जाएगा, उसका ट्रांसप्लांटेशन बंद हो जाएगी एक डॉक्टर के जाने से। और अगर वो डॉक्टर सेक्रेटरी हेल्थ ने या महकमा हेल्थ ने कर भी दिया था तबादला, तो एमएस को इस पर स्टैंड लेना चाहिए था। एमएस लिख कर भेजता कि मैं इसको रिलीव नहीं करता। अगर एमएस रिलीव ना करे तो डॉक्टर का तबादला खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा, वो कैंसिल करा देता। लेकिन एमएस ने भी कुछ नहीं किया। तो क्या पता वो प्रोफेशनल जेलसी की नजर हो गए डॉक्टर बिल्कुल साहब आपने ये कि वो सही एमएस तो उसको तरक्की करता, मतलब कि आप इज्जत यकीन मानेंगे पिछले 3 दिन से ये खबरें चल रही हैं और मैं खुद इतनी परेशान हूँ क्योंकि ये वाकई ये 2 डॉक्टर साहिबान, डॉक्टर आमिर बंदेशा हार्ट के एवरी टाइम रात 10 बजे भी मैंने किसी मरीज को भेजा है तो उनका मुझे ओके आया और उन्होंने टाइम भेज दिया कि इस टाइम पे आप मरीज को भेज दें। यकीन माने ये अल्लाह ताला ने वसीले बनाए होते हैं। कभी किसी दफ्तर से किसी को मसला पड़ गया, किसी को आपके नेबर्स में किसी को मसला हो गया, तो हमेशा उन्होंने इतना रिगार्ड किया कि फौरी तौर पर उन्होंने और हमेशा सरकारी अस्पतालों को टाइम दिया। इसका मतलब वो वहाँ पे ड्यूटीफुल वहाँ पे मौजूद होते थे। यस, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि 6 बजे मेरे प्राइवेट क्लिनिक भेज दें, घर कभी भेज उन्होंने दिया ये नहीं कहा। ये तो ये आप कर रहे हैं। तो हम यहीं से रेट करते हैं कि कुछ डॉक्टर्स हमें जुबानी याद हैं, कुछ ऐसे सीनियर डॉक्टर्स जो अब अल्लाह ताला ने उनको बड़ी इज्जत बख्शी है। आमिर बंदेशा साहब भी न्यू हॉस्पिटल में जाके हेड ऑफ हार्ट के जो इंस्टीट्यूट के लग गए हैं। डॉक्टर जो है शबीर है वो तरक्की करते करते कहाँ से आए हमारे सामने, अल्लाह ताला ने उनको इतना नाम से नवाजा। और ट्रांसप्लांट के नाम पर मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा कामयाब ऑपरेशन जो है ना उन्होंने जिना में सरकारी तौर पे किए हैं। सीएम साहिबा ने तारीफ की मीटिंग। तो भाई हसद है ना, फिर हसद है, आपको बर्दाश्त नहीं होता कि कोई बंदा किसी की तारीफ क्यों कर दे। कल को क्या होगा कि लोग जो काम करने वाले होंगे ना वो क्या करेंगे, सीएम साहिबा हमारी तारीफ ना कीजिएगा मेहरबानी, ठीक है ना, हमारी छुट्टी ना हाँ हमें छुट्टी ना हो जाए, क्योंकि इधर लोगों को हजम नहीं होता। प्रॉब्लम ये है ना कि एक फंक्शन पे आना, वज़ीर आला का एक डॉक्टर को अच्छी उसके कामों पे तारीफ करना, एमएस को, सेक्रेटरी साहिबान को, दीगर आला अफसरान को कहाँ हजम होगा। और उन लोगों को कहाँ हजम होगा कि जी आके एक बंदा कल का आया है लड़का और आके तरक्की करके कहाँ पहुँच गया है और उसके सक्सेस रेशियोज, उसकी स्टोरीज, उसकी दुनिया जहान, उसकी मुख्तलिफ है। ऐसे में ये 4000 मरीज किधर जाएंगे? यही तो बात है ना कि चलें आप छोड़ें, एक बंदा आया उसको आपने सजा दे दी, अब मुझे बताएं कि आप 4000 मरीजों का क्या करेंगे? लगी है, कौन इनका फिर पुरसाने हाल है, कहाँ से ये पैसे लाएं? अगर पैसे नहीं होंगे तो ये अब इतना 20-20 लाख रुपया तो हर किसी के पास मौजूद नहीं है ना कि प्राइवेट अस्पतालों में जाके कौन कर सकता है? करवा ही नहीं सकता। आप जैसे हम जैसे लोग नहीं करवा सकते। तो आम लोग बेचारे जो गरीब है, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, जिनका कोई कमाई का मुस्तकिल जरिया नहीं है, जो दिहाड़ीदार लोग हैं, जो बहुत ही गरीब, और मैं कहता हूँ गरीब की लकीर से भी जो गुर्बत की होती है उससे भी नीचे गुजर गए, उनका कौन करेगा? और ये फैसले जो है ना, ये हेल्थ के हो गए, आपके पब्लिक मफाद के फैसले, ये किसी फर्द वाहिद के हाथ में नहीं होने चाहिए। मैं इस चीज़ का हमेशा मुखालिफ हूँ कि अगर एक फर्द वाहिद ने उसको पसंद नहीं है तो उसने नहीं देखा कि आवाम का कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, उसने उड़ा के पड़े मारा और सारा सिस्टम बेड़ा गर्क कर दिया। ये नहीं होना चाहिए। अवामी फैसले, सेहत और तालीम के फैसले या पब्लिक सेक्टर में डेवलपमेंट के फैसले किसी फर्द वाहिद के हाथ में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। फिर वो मैं कल भी मैं कह रही थी कि डॉक्टर साहिबान ठीक हैं जो यहाँ से पढ़ लिख कर बाहर जा रहे हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं, कम से कम इस तरह से इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना तो नहीं बन रहे हैं। सही बात है, उनको वहाँ पे हाथों हाथ दिया जा रहा है। सबसे ज्यादा जो इज्जत है हेल्थ सेक्टर की पूरी दुनिया में है। आप कनाडा में चले जाए, एक्स्ट्रा नहीं देनी पड़ी। आप कनाडा में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, इंग्लैंड में चले जाएं, हेल्थ सेक्टर और हेल्थ का जो निज़ाम है, अभी आप देखें एक इंग्लैंड का ताज़ा वाक़या हुआ कि उनका NHS है, हेल्थ सिस्टम का जो इदारा,
वो कई सालों से इस चीज़ पे बार बार कह रहा था जी कि हमारी वेजेस बढ़ाई जाए। अब सरकार मजबूर हो गई है, इंग्लैंड ने उनके वेजेस बढ़ाए हैं और जहां से वो डिमांड कर रहे थे उस डेट से बढ़ाए हैं। ये नहीं कि आप 2 साल बाद आके आप कह देंगे जी आज से हम करेंगे। आज से ये डिमांड हो गया तो चलेगी। इतनी जरूरत उन्होंने महसूस की कि नहीं, इनके जवाब थे वो पार्लियामेंट में डिस्कस हुए, बड़े बड़े पैमानों पर डिस्कस हुए, गवर्नमेंट का नहीं ये अडॉप्ट करना। हमारे यहाँ मजाल है ये चीजें कभी डिस्कस हो गई हो। हमारे यहाँ तो ये हुआ है कि असेंबली के जितने भी अरकान असेंबली या तनख्वाहें बढ़ गई। नहीं, हमारा डॉक्टरों की तनख्वाहें रुक गई, इनकी तनख्वाहें बढ़ गई। एडहॉक डॉक्टर के पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं है सरकार के पास, इनको वसाइल नहीं दिए जा रहे, दवाइयाँ खत्म हो गई, डॉक्टर जो है वो बेचारे फुर रहे हैं। और जो हमेशा मैं कहता हूँ कि जो हमारे गरीब और यतीम शुरफा हैं उनके लिए फैसले करने के लिए सरकार के पास बहुत वसाइल है, बहुत वसाइल है। मैं तो कल से परेशान ये हूँ कि अरकान असेंबली की तनख्वाहें डबल बढ़ा दी गई हैं। अब ये जो मेले ठेले लगेंगे लाहौर में, छोटी सी मिसाल ले लें, ये 4000 लोग उन मेले ठेलों में जाके क्या करेंगे? वो इंजॉय करेंगे जो अरबों रुपए आप खर्च कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। और इन लोगों को क्या खुशी हासिल होगी? बस अल्लाह ताला ही रहम करे। जहाँ यहाँ पे जो हेल्थ सिस्टम है पता नहीं किस तरह से बेहतर होगा। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने फ्री सोलर पैनल स्कीम का इफ्तिताह कर दिया है। सीएम पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम की लॉन्चिंग तकरीब अशद ज़रूरत थी ना जब इसकी, तब से हम सुन रहे थे सोलर पैनल मिलने वाले हैं। सो फाइनली अब तो पंखे भी बंद हो गए हैं, अब तो कड़ाके की सर्दी भी आने वाली है। अभी मैंने इंट्रो में डिस्कस किया, कोमल की खबर थी कि जी सर्दी अब शदीद वाली। सोलर पैनल खोकर साहब क्या करेंगे? जी बिल्कुल, ये 200 यूनिट तक के जो सार्फिन हैं इनको मुफ्त सोलर पैनल जो है ना सिस्टम दिया जा रहा है। इसके स्कीम का वज़ीर आला पंजाब ने इफ्तिताह किया है। लेकिन अभी आपने देखा कि ये सोलर पैनल तो वो गरीबों को दे रहे हैं, जिससे चलो एक लोगों को रिलीफ मिलता है, ये अच्छी बात है। लेकिन जो गरीबों के जो किडनी ट्रांसप्लांट के जो अस्पताल में जो बंद हो गए हैं वो देखें, उधर वज़ीर आला को ध्यान नहीं जाता कि वो डॉक्टर का तबादला मनसूख करे ताकि वो ट्रांसप्लांट शुरू हो जाए। इधर गरीबों को रिलीफ दिया जा रहा है, एक तरफ गरीबों का गला घुटा जा रहा है। ये तो क्या, ये एक डबल स्टैंडर्ड है हुकूमत का, ये चेंज करना चाहिए। लेकिन ये जो सोलर पैनल दिए जा रहे हैं ये अच्छी बात है, ये होनी चाहिए। लेकिन ये तमाम जो अक्रॉस द बोर्ड होने चाहिए। और इस हवाले से ये भी अगर हो जाता कि सोलर पैनल के साथ साथ 200 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको बिजली फ्री दी जाती, तो ये भी एक अच्छा कदम था जो 3 महीने के लिए पहले दिया गया था। अब उसको एक्सटेंड करना चाहिए था, लेकिन उसको एक्सटेंड नहीं किया गया। वो भी एक अच्छा कदम है, वो भी हुकूमत को करना चाहिए, हुकूमत को और आवाम को रिलीफ देना चाहिए। और दूसरा, पंजाब हुकूमत को जो फाकी हुकूमत से बात करनी चाहिए कि जो टैरिफ है उस पर जो है ना वो रिलीफ दिया जाए, टैरिफ कम किया जाए बिजली का, उसे टैरिफ कम करने के लिए इकदाम किए जाए ताकि बिजली का जो और IPP जो इस तरह घर बैठे जो पैसे कमा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनको IPP को जो कैपेसिटी चार्जेस के पैसे दिए जाते हैं वो उस पर उनके साथ एग्रीमेंट किया जाए और निगोशिएट करके वो टैरिफ कम कराया जाए ताकि वो भी बचत की जाए। वो भी हुकूमत की जिम्मेदारी है ताकि सारे काम करने चाहिए एनर्जी सेक्टर में। सिर्फ ये सोलर पैनल दिए जा रहे हैं, उधर से IPP जो है ना वो टीका लगाए जा रहे हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा, दुरे नायाब। अच्छा देखिए, वही फिर बात की, एक तरफ गरीब और यतीम अशराफिया को आप सैकड़ों यूनिट माहाना फ्री दे रहे हैं और अरबों रुपया वो भी लुटा रहे हैं देखा जाए तो, और इधर गरीब बेचारे 200 यूनिट वाले जो कि अब बहुत ही गरीब लोग हैं, बिल्कुल ही थोड़े लोग रह गए हैं, आप उनके आगे सिर्फ इस तरह एक सहूलत को फेंक रहे हैं कि जी हमने आपको बड़ा नवाज दिया है। ये नहीं होना चाहिए। ये बात ठीक है कि अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए और ये शर्त नहीं होनी चाहिए कि सोलर पैनल जो है वो जो लेगा, वो जो लगाएगा, वो इसको बैलेंस करे। आपने 200 यूनिट का रिलीफ दिया था, आपको बरकरार रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। कौन सी इतनी क़यामत आ गई है कि आप 200 यूनिट तक को लोगों को रिलीफ देना जो बरकरार नहीं रखते। हम सारे इस वक्त जो बैठे हैं 200 यूनिट से ऊपर बैठे हैं, अगर हम उनके हक में बात कर रहे हैं तो सोचे वो डिजर्व होंगे तो हम कर रहे हैं ना। बिल्कुल 100%। ठीक है, हमारा राइट तो नहीं मर रहा ना, हमें तो कोई चीज नहीं मिल रही कि आप कहें जी कि आपको तो मिलना था तो आप बड़ी बातें उसके हक में कर रहे हैं। मैं इस हक में बातें नहीं कर रहा, हमारे यूनिट ऊपर ही होते हैं, लेकिन जो गरीब बंदे हैं बेचारे उनको इस तरह की चीज ना दें। अच्छा, सोलर पैनल लगाना, लगवाना, उसकी इंस्टॉलेशन, उसकी बाकी चीजें, और वो अनपढ़ बेचारे जो लोग नहीं पढ़े लिखे उनके लिए भी एक बहुत बड़ा हर्डल होगा। अच्छा, आप या तो इंस्टॉलेशन करके कोई ऐसे प्रोग्राम में ये चीज़ भी डाल देते कि घर में इंस्टॉलेशन तक करवाई जाएगी। आप एक AC लेती हैं मार्केट से, बंदे आते हैं मुफ्त आपको AC इंस्टॉलेशन करके दे के जाते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं कि आपने इलेक्ट्रिशियन को बुलाना है, उसको 2000-5000 देने हैं।
तो भाई आप क्योंकि वो फैसिलिटेट करते हैं अपने बिल्कुल कस्टमर सही को। कहा आपने। आप खुदा के लिए हमें अपना कस्टमर ही समझ लें, हमें कम से कम यही समझ लें कि हम आपको वोट देते हैं, बदले में आप हमें कुछ देते हैं। सही बात है। तो आप फैसिलिटेट उसके डोर स्टेप पे करें, उसकी इंस्टॉलेशन से लेके उसकी हर चीज को इंटीग्रेशन तक आप उसको लगवा के दें। ये ना करें कि वो सोलर पैनल लेके बेचारा फिरता रहे, कभी उसके हत्थे कभी उसके हत्थे, फिर अनाड़ी लोगों के हत्थे चढ़ जाए और सोलर पैनल जो है बेकार हो जाए, आपकी बैटरियां बेकार चली जाए। तो ये पैकेज जो है मैं समझता हूँ इंस्टॉलेशन की हद तक जाना चाहिए इसके साथ, अगर आप ही देना चाहते हैं, ताकि लोगों को इसका फायदा ताकि लोगों हो को ना। इसका बिल्कुल फायदा हो। सही कहा और गरीब बंदे को ये दौड़ में निकल जाए कि मैंने इलेक्ट्रिशियन बुलाना है, मैंने आपको ड्रिल एक वाला नया मसला बुलाना खड़ा है, हो जाए, और फिर बिल्कुल। मैंने बैटरियां भी खरीदनी है किधर जाके, अब इसको क्या करना है, चेंज ओवर स्विच ओवर किस तरह करनी है, चीजें इसमें नहीं, बड़ी ये बड़ा सारी होती टेक्निकल हैं। काम है, इसके लिए एक्सपर्ट होने चाहिए और वो होने आपको चाहिए। साथ जो है वो ये सहूलत मुहैया करनी चाहिए। अच्छा जी, कीमतों पर कंट्रोल के लिए नई अपीलेट कमेटी बनाने की मंजूरी दी गई है। वजीर सनत और तिजारत की ज़ेर सदारत सूबाई प्राइस कंट्रोल काउंसिल का इजलास, मसनूई महंगाई के खिलाफ यकनुकाती एजेंडे पर गौर किया गया। एक तरफ हम देख रहे हैं कि सीएम साहिबा बड़ी मुतहरिक हैं और एक जो है वो पूरी कमेटी बनाई गई है जिसने महंगाई कंट्रोल करनी है जी, और इस पर जो है वो हम देख रहे हैं कि जी जिस तरह से महंगाई कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ से भी आवाज़ आ गई है, चौधरी शाफी भी इस पर कोशिश कर रहे हैं। कैसर खोखर साहब जी बिल्कुल, जो महंगाई कंट्रोल करना जो है हुकूमत के मेरा ख्याल है बस के रोग नहीं है। अगर आप देखें तो पिछले 4 सालों में या 3 सालों में जो है कोई तकरीबन 50 गुना जो है ना महंगाई बढ़ी अथॉरिटी है। बना रही है सीएम साहिबा। अथॉरिटी का क्या फायदा? अथॉरिटी का मसला ये नहीं है। अब मसला ये है कि जो दवाइयाँ महंगी हैं, बिजली का बिल महंगा है, गैस महंगा है, पेट्रोल महंगा है, डॉलर महंगा है, और जो बच्चों की किताबें तक महंगी हैं, और जान बचाने वाले अद्वियात तक कई गुना इजाफा हो गया। ये देखिए ये हुकूमत कहाँ क्या रही है। और अथॉरिटी क्या बना लेगी तो क्या वो अफसरों की नजर हो जाएगी? वो अफसर का 10 लाख पैकेज लग जाएगा, उस अफसर का 5 लाख पैकेज लग जाएगा, और दिहाड़ियाँ लगनी शुरू हो जाएगी, गाड़ियाँ ली जाएंगी अफसरों को, और अफसर जो बुलाई जो जगह। बात तो सही कर रहे ये हैं। जो पहला जो सिस्टम मौजूद है उन्हीं को बेहतर किया जाए। वहाँ पर जो हो नहीं ना रहा, जो डीसी ड्रग साहब की इंस्पेक्टर टीम है, से जो कंट्रोल नहीं ना हो रही। जो प्राइस मजिस्ट्रेट है उनको मुतरक किया जाए, और डीसी एसी को जो है वो पाबंद किया जाए कि वो चीज़ों की कीमतों को कंट्रोल करे। और हुकूमत इस वाले से, मैं तो कहता हूँ कि हुकूमत ये करे कि हर चीज़ की हुकूमत कीमत मुकर्रर कर दे, और उससे अगर कोई ज्यादा बेचता है, बेशक वो कपड़े का दुकानदार है, या कोई ग्रासरी का दुकानदार है, या कोई टॉय शॉप वाला है, या जनरल स्टोर वाला है, या तो मेडिकल साहब स्टोर इतने वाला बड़े है, शहर तो में ये ना पॉसिबल नहीं हो सकता। हर चीज की कीमत हुकूमत मुकर्रर करे, और उस चीज उस कीमत पर फिर सेल जो है वो यकीनी बनाए। अगर कोई ओवर चार्जिंग करता है तो उसके खिलाफ फिर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ तो इलाकों के बुनियाद पर रेट है, पोश इलाकों की मार्केटों में अलहदा से रेट हैं, आप यहाँ चले जाएं टाउनशिप में अलहदा रेट हैं। जी बिल्कुल, इस वाले से इचरा मार्केट कहते हैं बड़ी सस्ती है, टाउनशिप मार्केट बड़ी सस्ती है, माल्टर मार्केट महंगी है, MM आलम मार्केट महंगी है, गुलबर्ग महंगा है। इस वाले से ये तो आपने सही पॉइंट आउट किया, इस तरह होता है। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि इस वाले से जो ट्रांसपेरेंसी जो है ना रेट की, जो सब जगह यकसा जिसको कहते हैं, रेट मुकर्रर करने के लिए हुकूमत इकदाम करे। चौधरी शाफी साहब भी एक कमेटी बना रहे हैं, एक अथॉरिटी हुकूमत भी बनाने जा रही है, आप और ये सारे मिलके जो है ना ग्राम फशों के खिलाफ बदवाएं देंगे, ठीक है, क्योंकि अमली तौर पे तो मिल कुछ नहीं रहा, तो सारे कमेटी खेलेंगे, अथॉरिटी खेलेंगे, और सारे बैठ के जो है मीटिंग में बदवाएं देके कमेटियां खाई जाएंगी। तो ये मतलब कि मैं यार हमें अमली तौर पे कब चीजों को दिखाएंगे। आपने जो पहले इतने 100 मजिस्ट्रेट्स की एक फौज जफर मौज रखी है, उससे क्या हासिल कर लिया? उसके बाद आपने इन्फोर्समेंट जो अथॉरिटी बना रहे हैं उसके ऊपर जो आपने एक पूरा एक्सरसाइज किया, उससे आपके आउटकम क्या आ रहे हैं? अब ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अगर शाफी साहब भी कुछ इस पे एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो लेट इट वेट के उनको टाइम दिया जाए कि इसका आउटकम क्या आता है। लेकिन मेरी नज़र में अगर हम इस पे इम्प्लीमेंटेशन में नहीं जाएंगे, मैंने हमेशा इम्प्लीमेंटेशन की बात की है कि आप जो मनसूबा बना लें, सस्ते घर बना लें, सस्ती बिजली कर लें, सोलर कर लें, महंगाई कंट्रोल कमेटियाँ बना लें, जब तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन का निज़ाम नहीं होगा, उसका चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, उसका फीडबैक का निज़ाम नहीं होगा, आप उसको कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल आपने सही कहा, बारहा इसका फीडबैक और फॉलोअप लेंगे तभी ये चीज़ें मुमकिन हो सकती हैं। दुरे नायाब आप भी, कैसर खोखर साहब आप भी, और मैं भी अब कारोबार करने का प्लान कर सकते हैं, कुछ सोचेंगे? जी पहले लोगों को सस्ती चीज़ें तो दे ले, फिर कारोबार का भी सोच ले। एक मैं कल सर्वे रिपोर्ट एक अखबार में पढ़ा था कि जो शहरी इलाके हैं यहाँ पर 74% जो लोग शहर घर हैं वो बुनियादी जो अपने अखराजात पूरे करने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, महीने का बजट उनका डिस्टर्ब होता है। 74% का जो है सर्वे रिपोर्ट लिखा हुआ था कि जो शहरी इलाकों के जो घर है वो ऐसे हैं जो मुतासर हो रहे हैं, अपने अखराजात रोजमर्रा के पूरे नहीं हो रहे। तो पहले लोगों को रोजमर्रा के अखराजात पूरे करने के लिए उनकी कुव्वत बर्दाश्त जो है और कुव्वत खरीद तो बढ़ा ले।
करे, कोई छोटा कारोबार करने का सोच सकते हैं आप? बिल्कुल सोचना चाहिए, कारोबार जरूरी है। अगर हमें भी ऑफर करें तो बहुत अच्छी बात है। चलें जी, बड़ी अच्छी चीज़ है, मैं तो कह रही थी अप्रिशिएट करना है। हम जी। सब भी सोच सकते हैं अगर इस तरह से लोन आसानी से मिल जाएंगे। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और हम आपके साथ खबर डिस्कस करने जा रहे हैं जी। वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से नादरा ऑफिस का दौरा किया गया और वंस अगेन कोशिश यही होती है कि लोगों को मैक्सिमम फैसिलिटेट किया जाए, उनके मसाइल देखे जाएं। शनाख्ती दस्तावेज़ात के लिए आए लोगों से बातचीत की, शहरियों ने इजहार इत्मीनान किया और टीम को वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से शाबाश। ये हौसला अफजाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कैसे बिल्कुल, इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो अफसरान हैं उनको जो सेंटर्स हैं, नादरा के सेंटर या जो फील्ड दफातर है, उनके दौरे करते रहना चाहिए, ताकि जो छोटे लेवल के जो 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 फील्ड दफातर में जो काम करने वाले लोग हैं, इससे एक तो वो अलर्ट रहते हैं, दूसरा वो आवाम के मसाइल हल करते हैं, तीसरा ये जो वहाँ पर जो टाउट माफिया उसका खात्मा होता है और जो इस वाले से जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो है वो बेहतर होती है। तो ये ना कहिए ना हो कि हमारे दफ्तर का दौरा भी आज हो जाए। जी, ये बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह के दौरे होने चाहिए और मैं समझता हूँ ये तमाम अफसरान को जो है ना दौरे करने चाहिए इस तरह फील्ड के, और जो हमारे जो दूसरे दफ्तरों में बिल्कुल हो जाए, और जो दफ्तरों के अफसर दफ्तरों में बैठे रहते हैं, जो दफ्तरों में निकलते हैं, उनको भी चाहिए दफ्तरों में निकले। जो सेक्रेटरी है या DC है या कमिश्नर है, वो भी दफ्तरों में निकले और इस हवाले से जो DC साहबान है वो पटवार खानों के भी दौरे करे। पटवार खानों में पटवारियों ने वहाँ पर जो है आगे मुंशी रखे हुए थे और लोगों को मुंशी जो है ना वो पैसे कमा रहा होता है और पटवारी को दे रहा था, पटवारी ने आगे क्लर्क रखे होते हैं। अब इस हवाले से इस हवाले से भी तवज्जो देने की जरूरत है। कमिश्नर और DC को भी बाहर निकलना चाहिए और तमाम अफसरों को जो फील्ड के दौरे करना, ये अच्छी कदम है। और मोहसिन नकवी साहब ने दौरा किया, ये बहुत अच्छा काम किया। और जो ये शिमला पहाड़ी का नादरा सेंटर था, इसकी बड़ी शिकायतें आ रही थी, अब जो शिकायतें कम हो रही है, लेकिन एक मसला है वहाँ पर। उसके बाद जो पार्किंग का मसला है, पार्किंग वो माफिया जो पैसे लेता है, वो भी उस हवाले से भी कार्रवाई होनी चाहिए कि पार्किंग के बाद जो, और दूसरा ये कि वहाँ पर जो टाउट माफिया है उसके हवाले से भी जो है जरूरत है कि वो महकमा नादरा जो है उसके खिलाफ कार्रवाई जारी रखे। चले जी, आपने जो 2-3 चीजें पॉइंट आउट की हैं, आई होप इस पर भी काम हो जाएगा। दुर्न आया देखिए, नादरा वालों को भूलना नहीं चाहिए ना कि उनका एक बॉस है, तो वो ज़रूरी है। उनको ये लगता है बाकी इदारों को कि शायद वो PCB में बिजी हो गए हैं या मुल्क की सियासी हालात में, तो मेरा ख्याल ये उस चीज़ की कड़ी थी कि फॉलोअप होना बहुत ज़रूरी है। जो हम पहले बात कर रहे थे कि जब बंदा फॉलोअप करता है ना चीज़ों पे, कुछ अरसे बाद दोबारा पलट के वापस आता है, तो चीज़ें या बहुत ठीक देखता है या फिर उसको दोबारा ज़रूरत होती है कि उनको चीज़ों को काम को अगर अप्रिशिएट किया गया, ये अप्रिसिएशन बड़ी मैटर करती है। आप देखें ना कि ये मैं बहुत अरसे पहले गया था तो इतने बुरे हालात थे इस सेंटर के अंदर। आज जो वीडियो आई है उसके अंदर काउंटर बंद पड़े थे, लोग मौजूद नहीं थे। आज जो वीडियोस आई हैं उसके अंदर एक लाइवली माहौल है। रात के भी किस पहर में जाके आपके खूबसूरत आपका पेंटेड एक अंदर पूरी विसिनिटी बनी हुई है, एक चीज़ नज़र आ रही है, सिस्टम चल रहा है, लोग चल रहे हैं। अब शाबाश मिली है ना, यकीन करें इन लोगों में मजीद एनर्जी आएगी। मैं वही कह रही ना, आपको अप्रिशिएट भी किया जाए तो वो लोग जो काम नहीं कर रहे होते वो भी करते हैं। वो ये नहीं होगा कि अब शाबाश मिल गई तो ताले लगे बस चले ठीक है हमारा काम हो गया। तो अब ये है कि ये आगे चलते हैं, ये चीज़ें जो है आगे चलनी चाहिए। इन चीज़ों को हाईलाइट कराने की रिवायत भी मोहसिन नकवी साहब ने डाली है, वरना प्रेस रिलीजों में सिर्फ मार धाड़, अफसरों को ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, तबादले, सस्पेंशन, ये हमने रिवायत देखी थी। लेकिन तारीफ़ करने का, अफसरान की शाबाशी देने का, उनको इनामात और करामात से नवाजने का वो सिलसिला भी एक निगरान सिस्टम में स्टार्ट हुआ और अब आगे से आगे चल रहा है, तो अच्छी बात है। लाहौर शहर का सबसे मेजर पॉइंट था 24 आवर्स चलने वाला, और इसके अंदर जो इश्यूज़ हैं वो बाहर जो इश्यूज़ हैं वो खोखर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से हाईलाइट किए। बस ये 2-3 चीज़ें और ठीक हो जाए ना तो मेरा ख्याल ये पूरे पाकिस्तान का आइडियल सेंटर ना। बिल्कुल आपने सही कहा है। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ आ जाते हैं जी। नहम और दहम की दाखिला फीस 50% तक इजाफा, तारीख में तोसी का मुतालबा किया गया है। खबर की तफसील इस ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर हमारे पास है जी, नहम और दहम की दाखिला फीस में 50% तक इजाफा। सेहत के हालात हमने डिस्कस कर लिए, इंतहाई बुरे। तालीम के साथ 50% इजाफा किया जा रहा है जी फीसों में, ये सब किया जा रहा है। मुफ्त सोलर बांटे जा रहे हैं, महंगाई कंट्रोल करने के लिए अथॉरिटियां बनाई जा रही है, लोगों के गले घोंटे जा रहे हैं। कैसर खोकर साहब? बिल्कुल, इस हवाले से मैं कहूँगा कि मरियम नवाज ने जो आपने भी कहा कि सोलर मुफ्त तकसीम किए जा रहे हैं 200 यूनिट तक, तो जो बच्चे हैं उनको फीस भी तो माफ़ी होनी चाहिए ना, और एजुकेशन और हेल्थ फ्री होनी चाहिए, और जो पहली क्लास से लेकर यूनिवर्सिटी तक जो एजुकेशन है मुकम्मल फ्री होनी चाहिए। और इसकी ये जो फीस बढ़ाई है ये फौरी तौर पर हुकूमत अपना फैसला वापस ले, बल्कि जो पहले जो फीस लगी है वो भी खत्म करे, ये इजाफा भी वापस ले।
जाली भी खत्म करें और मुफ्त दाखिले जाएं, ये हुकूमत करे फौरी तौर पर। क्योंकि स्टूडेंट आप देखें, मैं खुद मेरे बच्चे पढ़ते हैं, मेरी सारी तनख्वाह जो है वो बच्चों की फीसों पर लग जाती है, या बच्चों की जो चीज़ें लग जाती है स्कूल में, कुछ चंचल लगाए होते हैं, कुछ ये कपड़े पहन कर आओ, ये जूता आज पहन कर आओ, ये फंक्शन है, ये प्रोजेक्ट करके आओ, ये फलां चीज़ें लेकर आओ, बच्चे स्कूल कहते हैं लगाओ, तो उस तरह ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, फीस के लागत स्कूल में पैसे लेते हैं। आपको पता प्राइवेट स्कूलों की फीसें कितनी हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि एजुकेशन होती है प्राइवेट स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में फीसें कितनी हैं। तो हुकूमत को चाहिए ना हम दम की जो फीस बढ़ाई है, ये फौरी तौर पर ये जालमाना फैसला है, ये डिक्टेटरशिप का फैसला है, और ये मैं कहता हूँ हिटलर का फैसला है। ये फैसला वापस ले हुकूमत और बच्चों को फ्री करे दाखिला फीस। जी बिल्कुल सही कहा दुर्रे ने आप। अच्छा, मैं इस खबर में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट पा रहा था कि सदर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कह रहे हैं कि बड़ा नाइंसाफी हो रही है। तो सदर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं उस पे क्यों नहीं आवाजें उठाते हैं ना? मतलब कि एक बंदा नहीं कहता कि यार तेरा नहीं बंदा, बाकी कोई और गल करे तो करे। आप देखें क्या कौन रहे, तो फिर हुकूमत इसको कितना संजीदा लेगी? बिल्कुल सही। हुकूमत को नहीं पता प्राइवेट स्कूल को, प्राइवेट स्कूलों में क्या किया जा रहा है। सरकार को ये नहीं पता कि प्राइवेट स्कूल माफियाज किस तरह चला रहे हैं, प्राइवेट स्कूल के अंदर टीचर्स के साथ क्या सलूक होता है, उनके आगे तो बेबस, बच्चों से किस तरह फीसें लेती हैं। 50% जो इजाफा किया है ये नाजायज है, लेकिन नाजायज फैसलों पे किसी जायज बंदों को बात करनी चाहिए ना। मैं तो सिर्फ इस वक्त में हूँ, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के किसी बंदे का यहाँ वजन तब होगा ना जब वो बात जो आवाज उठा रही हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। आपने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के तहत जो आपके प्राइवेट स्कूल है आपने उनसे क्या मनवा लिया, तो आप सरकार से क्या मनवाएंगे? सियासी तौर पे चूरन बेचना तो वो तो पूरे पाकिस्तान को आ गया कि हमने सियासी चूरन किस तरह बेच रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या है। और दूसरी बात ये है कि ये वो बातें करें, ये वो गरीब लोग करें, वो गरीब तबका करे, गरीब तबकों का कोई नुमाइंदा करे, कम से कम हलकों के अरकान असम्बली जाके मरियम साहिबा को रिक्वेस्ट करें कि आप ये क्या कर रही हैं, गरीब लोग हैं हमारे हलकों में, कहां से देंगे तालीम को कम से कम आपको मुकम्मल तौर पर फ्री रखना। मैट्रिक तक जो बंदा इम्तिहान देना चाहे उसकी सरकारी फीस सरकार को देनी वही ना, आपको मुकम्मल फ्री रखना। चाहे आप 3000 रखें, चाहे आप 10,000 रखें, आपकी मर्जी है, जो मर्जी रखें। बिल्कुल सरकारी एनरोलमेंट के तहत जो बच्चा इम्तिहान देना चाहेगा उसकी फीस सरकार को देनी चाहिए। बिल्कुल। ये अब आता कौन है सरकारी स्कूलों में? नंबर 1, 90% लोग तो शिफ्ट हो गए जो अफोर्ड कर सकते थे, जो 10% बेचारे बहुत गरीब लोग रह गए, उनका मसाइल है, उनकी परेशानी है। अगर आपकी तरजीहात तालीम है ना, आप इजाफा ना करें, बिल्कुल आप उनके अंदर मसाइल का इजाफा ना, बिल्कुल आप उनके लिए आसानियां पैदा करें। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से तो माजरत मैं हाथ जोड़ देता हूँ कि तुसी अपना ही कुछ सीधा कर लो तो गल फिर दूसरों को गरीबा नहीं रहने, फिर दूसरों को कह दीजिएगा कुछ कर दे। अच्छा जी दुर्रे ने आपकी खबर है जी, अपग्रेडेशन के काम कबल अज वक्त करवा कर बाद में टेंडर जारी कर दिया, PHA का एडवांस वर्क कराने का नया ये रिकॉर्ड कायम हुआ है। कैसे कर लिया ये? अच्छा, पहले इमरजेंसी क्लॉज लगा रहे थे, ठीक है, पहले फूल इमरजेंसी क्लॉज में ले लिए, पौधे ले लिए, वो चांद सितारे बना लिए, स्ट्रक्चर बना लिए इमरजेंसी क्लॉज। तो कोई बंदा इनसे पूछे, कोई चीफ सेक्रेटरी साहब लेवल का बंदा कोई इनसे पूछे कि ऐसी कौन सी क्या जल्दी क्या थी, इमरजेंसी आ गई थी कि आपने इमरजेंसी क्लॉज उनसे डी लगा दी PHA ने, उसमें करोड़ों रुपए के वसाइल ज़ाया कर दिए। उसके बाद इन्होंने एक और काम किया जो मैंने भी खबर देनी है। अच्छा, PHA लाहौर कवानीन के मुताबिक PHA लाहौर का काम करती है, उन्होंने करोड़ों रुपए के वसाइल से मरी के पार्क अपग्रेड कर दिए। मतलब कि ये तारीख में एक नया काम है। इसके बाद ये मरीख पे जाके पार्क जो है वो बना देंगे। पैसा इनके पास। मैं तो हैरान हूँ, मरी के पार्कों के टेंडर आए सामने, वो पता लगा जी कि काम पहले कर चुके हैं, वहां पे भी इन्होंने करोड़ों रुपए के वसाइल लगा दिए। पहले अपने लोगों से काम करवा लेना, फिर पहले से अपग्रेडेड लोगों थोड़ा सा वो कहते पोछा पूछी साफ सूफ करके ना उस पर करोड़ों रुपए के ज़ाया करके। अब मुझे बताएं, पार्क टी हाउस के सामने ऐसा कौन सा बड़ा पार्क है जिसपे आपने जो है वो 2 करोड़ और उससे ज़्यादा पैसे लगा दिए। फिर आप हाफिज यूस कॉर्नर जहाँ पे है अनारकली वाले चौक में, वो तो पहले से बड़ा मेंटेन्ड है, उस पर आपने 2 करोड़ रुपए कहाँ लगा दिया। फिर YMCA के सामने कौन सा इतना बड़ा पार्क किया आपने, वहाँ में भी करोड़ रुपया लगा दिया। इनसे कोई पूछने वाला ही नहीं कि खुदा के बंदो इतने पैसे तुम्हारे पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, तुम लोग इतने वसाइल कहाँ से कर रहे हैं? अपने मर्जी के बंदों से अपने मर्जी के रेट के मुताबिक लगवाते हैं, बाद में टेंडर करके उसी को टेंडर दिलवा के अपने कमीशन खाते हैं। ये कहानी है। ये बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़िम, ब्रेक होगी, हेडलाइंस होंगी, इसके बाद हम शो में दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। कुछ हमने मौसम की सूरत हाल डिस्कस करनी है। स्मॉग काफ़ी हद तक कंट्रोल है। आज की अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा जाए उसके मुताबिक शहर लाहौर आज दूसरे नंबर पर है। खैर 7 तारीख आज दिसंबर की और आगे कहा जा रहा है मौसम शदीद सर्द रहेगा। तो वेदर प्रेडिक्शन क्या है, लाहौरियों का वीकेंड कैसा रहेगा, टुडेज वेदर देखते हैं जी।
हमारी रिपोर्टर उस्वा हमें ज्वाइन करेंगी बाहर के मौसम की सूरत हाल के लिए। जी, ओवर टू यू। सर्द मौसम जो है वो अगरचे इस साल काफ़ी सुस्त रवि का शिकार रहा है। अभी तक जो है वो मुकम्मल तौर पर सर्दी नहीं आई। अभी जो है दिसंबर चल रहा है, मगर फिर भी सर्दी जो है वो पूरी तौर पर महसूस नहीं की जा सकती। मगर अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हवा में खुनकी बढ़ने लग गई है। सुबह के औकात जो है वो काफ़ी सर्द होते हैं और रातें भी जो हैं वो काफ़ी ठंडी हो गई हैं। अलबत्ता जो गर्म कपड़े और गर्म बिस्तरे शहर लाहौर के वासियों ने निकाल के रखे हुए थे, उनको इस्तेमाल करने का अभी मौका नहीं आया है, मगर वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आ ही जाएगा। आज अगर हम मौजूदा दर्जा हरारत की बात करें तो इस वक्त जो है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा जो है वो 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है और हवा में नमी का तनासुब जो है वो 50% रिकॉर्ड किया गया है। तमाम मौसम की तब्दीली भी जो है वो फिजाई आलूदगी में कमी लेकर आने में जो है वो नाकाम नजर आ रही है। मौजूदा दर्जाबंदी की अगर हम बात करें तो मुल्की दर्जाबंदी में लाहौर जो है वो इस वक्त 199 यानी 199 AQI के साथ जो है वो दूसरे नंबर पर आ गया है, जो कि बहुत ज़्यादा है, जिसके बाइस माहिरीन जो हैं वो मास्क का इस्तेमाल बढ़ाने की तलीन करते जो है वो नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ मोटर बाइक्स पर बैठे हुए जो अफराद हैं जो कि जिनका बाहर की तरफ जो है वो आना जाना बहुत ज़्यादा रहता है, उनके लिए ये तलकीन की जा रही है कि मुंह के ऊपर जो है वो कपड़ा भी रखें और नाक को ढांप के रखें, क्योंकि नाक के और गले के अमराज जो हैं फिजाई आलूदगी के बाइस बहुत आम होते जा रहे हैं, जिसके बाइस से तमाम जो है वो तलकीनें माहिरीन की जानिब से की जा रही हैं। साथ ही साथ एक खुशखबरी भी है शहर लाहौर के वासियों के लिए, चूँकि सर्द हवाएं जो है वो अब बालाई इलाकों में दाखिल हो गई हैं, तो लाहौर समेत जो है वो पंजाब भर में अब 8 दिसंबर के दौरान जो है वो बारिश की पेशन गोई भी माहिरीन की जानिब से जो है वो कर दी गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से उनका कहना है कि 8 दिसंबर के दौरान जो है वो बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में लाहौर समेत जो है वो बारिशें शुरू हो जाएंगी, जिसके बाद ये भी मुतवक्की है कि जो फिजाई आलूदगी है उसमें भी कमी आए और जो दर्जा हरारत है वो भी काफी कम हो जाएगा, यानी सर्दी भी बढ़ जाएगी, जो कि शहर लाहौर के वासियों के लिए यकीनन एक खुशखबरी साबित होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, आपने मौसम की सूरत हाल बताई। 7 दिसंबर को जिनकी सालगिरह उनको विश करने जा रहे हैं, मोहम्मद मुहद्दिस की सालगिरह है, हरीम फातिमा, मोहम्मद कामरान फजर की, और इसके बाद जी फजर साकिब, उसके बाद जी अनमता की सालगिरह है, मोहम्मद बिन कामरान, मोहम्मद फारूक, तलहा नईम, फातिमा, नीमल की बर्थडे है, सैयद एहतशाम की, मेहर बिलाल की, इकबाल सिंधु, हमजा नदीम, नादिया नदीम की बर्थडे है, और इसके बाद जी मारूफ खान, मिनाहिल, राव सफदर और अफनान आमिर। आप सब लोगों को सालगिरह की मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे।
हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। अगर आप चाहते हैं हम आपकी सालगिरह को भी स्पेशल बनाएं, और अगर आपकी कल सालगिरह है यानी संडे और मंडे, एक्चुअली लोग परेशान हो जाते हैं कि संडे को तो हमारा प्रोग्राम नहीं होता, लेकिन हम मंडे को, जिनकी संडे को बर्थडे है यानी 8 तारीख को, वो लिस्ट भी शामिल करेंगे और मंडे वाली भी लिस्ट भी शामिल करेंगे। आपने क्या करना है जी, हमें अपनी पिक्चर्स भिजवा दें अपने नाम के साथ, और प्रोग्राम में इंशाल्लाह मंडे को हम आपकी बर्थडे लिस्ट भी शामिल कर लेंगे। इसके साथ साथ जी मौसम अच्छा है, शहर का वीकेंड है, खूब इंजॉय कीजिए। हम अपने मेहमानों की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद हमारे मेहमान ज्वाइन करेंगे। आज का टॉपिक भी हमारा बहुत ज़बरदस्त है, उसकी तरफ भी आना है, लेकिन ज़रूरी ये चीज़ है क्योंकि वीकेंड पे ही ये सब चीज़ें प्लान हो रही होती हैं, तो हम बड़ा ज़रूरी सेगमेंट आज के भाव को शामिल कर लेते हैं। तो सब्जियों के रेट, क्योंकि बहुत सारे लोग लहसुन, अदरक, प्याज जो है वो पूरे हफ्ते का खरीद के रख लेते हैं, तो आज अगर आप लोगों ने जाना है चीज़ों की खरीदारी के लिए तो रेट क्या है, हमारी रिपोर्टर समरा हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलेंगे। ओवर टू यू। से बातें कर रही हैं क्योंकि सरकारी निजनामे में दर्ज कीमतों का इतलाक मुमकिन नहीं हो सका। दुकानदार अपनी मनमानी करते हुए अपने मुकर्ररा करदा रेट्स पर सब्जियां फरोख्त कर रहे हैं, जिससे शहरी हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ शदीद शिकवा को ना दिखाई दे रहे हैं। कुछ रेट्स के हवाले से आपको आगाह करते चलें तो आलू का मुकर्ररा करदा रेट सरकारी निजनामे में 90 रुपये मुकर्रर है, लेकिन यहाँ पर 120 रुपये तक शहरियों को फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह से प्याज की कीमत 130 रुपये मुकर्रर की गई है और वो भी यहाँ पर 150 रुपये तक फरोख्त हो रहे हैं। टमाटर की कीमत सरकारी निजनामे में 140 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन ओपन मार्केट में 150 रुपये तक में फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह से लहसुन की कीमत 500 रुपये मुकर्रर की गई है और लहसुन ओपन मार्केट में 700 रुपये तक फरोख्त हो रहा है। अदरक की कीमत 310 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन यहाँ पर 500 रुपये तक में उसकी फरोख्त जारी है। इसी तरह से दीगर सब्जियों के हवाले से भी आपको आगाह करते चलें तो सब्ज मिर्च की कीमत सरकारी निजनामे में 105 रुपये मुकर्रर की गई है और यहाँ पर 150 रुपये तक में शहरियों को फरोख्त की जा रही है। मटर की कीमत 165 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन यहाँ पर 180 रुपये तक में उसकी फरोख्त जारी है। इसी तरह से गाजर की कीमत सरकारी निजनामे में 135 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन यहाँ पर 150 रुपये तक में फरोख्त हो रही है। इसी तरह से अगर बात करते चलें तो शिमला मिर्च की कीमत 125 रुपये मुकर्रर की गई है और वो भी यहाँ पर 150 रुपये तक में फरोख्त हो रही है। मोंगरे 190 रुपये उनकी कीमत मुकर्रर की गई है और वो भी यहाँ पर 250 रुपये तक में फरोख्त हो रहे हैं। इसी तरह से गोभी की कीमत 76 रुपये मुकर्रर की गई है और यहाँ पर 100 रुपये तक में उसकी फरोख्त जारी है। इसी तरह से करेले की कीमत सरकारी निजनामे में 85 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन यहाँ पर 100 रुपये तक में शहरियों को फरोख्त किए जा रहे हैं। जो शहरी सब्जियां खरीदने आ रहे हैं उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि पहले ही महंगाई इस कदर ज़्यादा है, ऊपर से ग्राम फरोश माफिया ने उनका जीना हराम कर रखा है, क्योंकि सरकारी रेट में जो कीमतें हैं वो कुछ और हैं और दुकानदार जो हैं वो किसी और कीमत पर उनको जो है वो बढ़ा चढ़ा कर सब्जियाँ जो हैं वो फ़रोख्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें शदीद परेशानी का सामना है और दिन ब दिन उनके लिए सब्जियाँ खरीदना भी दुश्वार होता जा रहा है। शहरियों ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और इसी तरह से ज़िला इंतज़ामिया से ये अपील की है कि सरकारी निजनामे में जो रेट मुकर्रर हैं उनका इत्तलाक मुमकिन बनाया जाए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच समरा। आप हमें बता रही थी जी शहरियों का मुतालिबा क्या है। शहरी बार बार यही कहते हैं कि जी रेट लिस्ट, वो रेट जो कि सरकार की तरफ से आता है, जो कि हर दुकान पे आवेजा तो होता है, जिस पर अमल नहीं हो रहा होता, और अगर अमल हो भी रहा होता है तो एक छोटा सा सेक्शन बनाकर उन सब्जियों का रख दिया गया होता है जो कि पुरानी होती है, सब स्टैंडर्ड होती है। अच्छी सब्जी सरकारी रेट पे मिल जाए, शहर में ये कहीं नजर नहीं आ रहा और यही शहरी मुतालबा करते हैं। सो हमने ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आके आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है और ये टैलेंट जब पूरी दुनिया में अपना नाम मनवा कर आता है तो यकीन मानिए, बीइंग पाकिस्तानी, आप सबको जहाँ पे प्राउड फील होता है, हमें भी उतना ही प्राउड फील होता है और इस टैलेंट को हम जितने अप्रिशिएट करें उतना ही कम होता है। बॉडी बिल्डिंग के आलमी मुकाबलों में पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी हासिल की है और अमरीकी सरजमीन पर पाकिस्तानी सबजलाली परचम की जब बाहर नजर आए और नाम पाकिस्तान का बुलंद हो तो क्या ही बात है। मिस्टर यूनिवर्स 2024 का टाइटल पाकिस्तान ने अपने नाम किया है। रमीज इब्राहिम खान, जिन्होंने ये टाइटल अपने नाम किया, हमारे आज के मेहमान होंगे, उन्हें अपने प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रमीज। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मुबारकबाद। बिलाशुबा ये आपके लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए प्राउड मोमेंट है। कैसा लग रहा है इस कामयाबी के बाद? बहुत प्राउड फील हो रहा है, खुशी हो रही है। बिल्कुल पूरे पाकिस्तान की जीत है, चारों सूबों की जीत है। मैं नहीं, पाकिस्तान जीता है। वहां पर पाकिस्तान का फ्लैग लहराया, एंथम चलाया पाकिस्तान का। और बहुत टफ टाइम था, अमेरिका में जाके करना बहुत मुश्किल होता है और बहुत प्राउड फील हो रहा है। मतलब ठीक है, मुझे ये बता दीजिएगा यहाँ तक पहुंचना
और फिर इस मुकाबले में अपीयर होना, मद्दे मुकाबिल आपकी जो टीमें थी, जरा उनके बारे में बताइएगा, वो कितनी तैयार थी? जी बहुत टफ टाइम था बिकॉज टॉप नॉच टीम थी सारी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएसए, जर्मनी, अर्जेंटाइन, ब्राजील, मेक्सिको, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, सारी टॉप क्लास, इंडिया, श्रीलंका, कोरिया, जापान, ये सारी टीम थी। 45 टीम थी और सारी, किसी के 20 एथलीट, किसी के 25 एथलीट, किसी के 10, किसी के साथ फिजियोथेरेपिस्ट, कोच वो सब मौजूद थे। मैं तो अकेला ही था, अकेला गया, अकेला जीत कर आया। और अपना कोच भी खुद था, अपना मैनेजर भी खुद था, सब सारी चीजें खुद ही कर रहा था। लेकिन अल्लाह ने इज्जत देनी थी, कौम की दुआएं थी मेरे साथ और माँ बाप की दुआएं थी, अल्लाह ने इज्जत दे दी और कौम की दुआएं काम आ गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिलाशुबा। मुझे ये बताएं कि बॉडी बिल्डिंग के सफर का आगाज कब किया, कब से आप इस फील्ड में हैं और कितनी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए? जो लोग ये फील्ड ज्वाइन करना चाह रहे हैं उनको करना क्या है? देखिए, मैं इस फील्ड में 18 साल से हूँ, ये मेरा 18वां साल है। और मैंने इससे पहले नेशनल लेवल पे 26 टाइटल और चैंपियनशिप नेशनल, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, पाकिस्तान लेवल पे लिए मैं। उसके बाद 2015 से लेके 2024 ये मैं इंटरनेशनल मेरा करियर है। मैं 8 साल से पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डिफरेंट कंट्रीज में, दुबई, श्रीलंका, अपना थाईलैंड, उज्बेकिस्तान और अब अमेरिका। तो बैक टू बैक हर जगह अच्छी कामयाबी पोजीशंस लेकर आता रहा हूँ। ये बहुत मुश्किल गेम है क्योंकि देखें, ये तमाम गेम्स की बैकबोन होता है और एक तो इसके अंदर डाइट, ट्रेनिंग बहुत हार्ड है और इसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। इस लेवल पे बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ती है, बहुत डेडिकेशन होती है। लाइक आर्मी कि आप अपने फौजी हैं और आपने अपने आप को फौजी की तरह जिंदगी गुजारनी है। टाइम पे उठना है, टाइम पे खाना है, टाइम पे डाइट लेनी है, टाइम पे रमीज, सर वर्कआउट अपने करना खाने है। पीने की रूटीन बता दीजिएगा, आपकी पूरी रूटीन डाइट की क्या होती है, क्या खाने? क्योंकि हमें तो ऐसे लगता है अच्छा बॉडी बिल्डर है और ये तो अच्छा खासा खाते होंगे, सो क्या डाइट की रूटीन है आपकी? बिल्कुल, हम आम लोगों से ज्यादा खाते हैं लेकिन हमारे खाने बॉईल होते हैं और विदाउट स्पाइसेस होते हैं, तो इसलिए हम ज्यादा ही खाते हैं हमारे मसल्स को बड़ा करने के लिए, ग्रो करने के लिए। इसमें हमारी डाइट में अंडे होते हैं, दलिया होता है, पीनट बटर है, राइस है और बेक पोटैटोज हैं, स्वीट पोटैटोज हैं, चिकन है, बीफ है, फिश है। ये हमारी चीजें जो है ना मोस्टली डाइट में रहती हैं, ऑन एंड ऑफ। और इसकी क्वांटिटी होती है, जैसे कि हम अंडे, अगर इंटरनेशनल तैयारी है तो पूरे दिन में हम 36 अंडे खाएंगे। राइस का इस्तेमाल करेंगे, कम से कम 2 किलो मीट चाहिए पर डे आपको, फ्रूट्स चाहिए, कुछ वेजिटेबल्स चाहिए आपको। तो डाइट बहुत ज्यादा हैवी होती है। अच्छा, ये बॉइल होती है, इसमें स्पाइसेस नहीं होते तो हमें इजीली डाइजेस्ट भी हो जाती है और फिर इस पर वर्कआउट बहुत तो टफ रमीज, होता है। आम लोग तो ये चीजें नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑब्वियसली आम लोगों की जेब तो इजाजत ही नहीं देती कि आप इतना अपनी डाइट पे जो है वो अच्छी खासा आप इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो बड़ा मुश्किल नहीं हो जाता ये? बिल्कुल, बहुत मुश्किल हो जाता है, हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है। हम भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रखते हैं और ज्यादातर आपने देखा है इस फील्ड में जो आगे बढ़े हैं ना, वो लड़के सारे बेचारे मिडिल क्लास है या कोई वेल सेटल्ड नहीं होता। तो होता ही है कि इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। एक आम बंदे को फिट रहने के लिए ये डाइट नहीं करनी जो मैं बता रहा हूँ। आम बंदे को अगर फिट रहना है तो उसके लिए मैं सिंपल एक फार्मूला आज सबको बता देता हूँ कि अच्छा, आपका अब जो आपने बॉडी अपने वेट खाने है, पीने की तो रूटीन बता दी, कुछ हमें वर्कआउट की रूटीन भी बताइए। दिन में कितने घंटे वर्कआउट करते हैं? दिन में जो है वो जब हमारा ऑन सीजन है और लास्ट मंथ चल रहा होता है कंपटीशन का, तो 1.5 महीना होता है। जैसे 1 महीना जब हम शराइट पे होते हैं तो दिन में हमने 3 टाइम 2-2 घंटे निकालने होते हैं वर्कआउट के लिए और एक टाइम हमें धूप में लेटना होता है बॉडी टैन करने के लिए, स्वाना स्टीम लेने के लिए 1 घंटा निकालना होता है। तो तकरीबन 8 घंटे हमें दिन में चाहिए इसकी ट्रेनिंग के लिए। और हमें कम से कम 6 मील लेनी है 2-2 घंटे के हिसाब से। तो ये हमारा स्केड्यूल होता है। सही। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि कुछ शॉर्टकट ऐसे ले लेते हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए, तो ये शॉर्टकट का रिजल्ट क्या होता है? देखिए,
पहली बात तो ये कि जब तक आप एजुकेटेड ना हो अबाउट स्टेरॉइड्स, कभी भी स्टेरॉइड्स ना लें। और जो प्रोफेशनल हैं जिनकी मजबूरी है स्टेरॉइड्स लेना, वो ले रहे हैं तो वो इनकी गेम है, उनकी मजबूरी, और वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड होते हैं और वो बकायदा उनके डॉक्टर्स काम कर रहे होते हैं साथ में, और फिर उनको उसकी नॉलेज होती है, फिर जाके वो करते हैं। यानी आप बेस्ट यही है कि किसी ट्रेनर को आप ज्वाइन कर लें, उससे ये सारी ट्रेनिंग लेकर आप करें तो स्टीरॉइड को जितनी आप हौसला शिकनी करें उतना ही कम है। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद थे रमीज इब्राहिम खान, जिन्होंने मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल अपने नाम किया। कि ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, बारहा एक चीज़ से मना किया जाता है कि फ़ैट जितने भी आप कम इस्तेमाल करें, आपके लिए चिकनाई का इस्तेमाल जितना कम करो उतना बेहतर है। लेकिन दो तरह के फ़ैट है ना, एक गुड फैट है जिसकी आपके बॉडी को ज़रूरत है, एक बैड फैट है। अब आप अगर चिकनाई खाते चले जा रहे हैं, और सर्दियों में तो वैसे ही मोटापा बहुत जल्दी आ जाता है, सो सर्दियों में हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि गर्म चीज़ों का इस्तेमाल भी करते हैं, पंजीरी वगैरह का इस्तेमाल भी करते हैं, और ऐसे में हम कहते हैं देसी घी से तो कोई नुकसान नहीं होता। सो ये फैट आपको कितना आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है और कितना इसकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है। खाने में जो घी ऑयल बेजा इस्तेमाल करते हैं, लाहौरियों का तो वैसे तरीका कुछ खाने का ऐसे, जब तक ऊपर पूरा ऑयल घी नज़र ना आ रहा हो तो खाना अच्छा नहीं लगता। अच्छा जी, वो डिस्कस करेंगे, और फिर कुछ उन लोगों के बारे में भी हमने ज़रूर डिस्कस करना है जो कि डिफरेंट पार्ट्स जो है बॉडी के, उस पर फैट से परेशान रहते हैं। कुछ लोगों का बॉडी बिल्कुल ठीक होती है, फेस बड़ा हेल्दी सा होता है, डबल चिन होती है, फिर कुछ लोगों का बेली जो है वो बहुत ज़्यादा बाहर होता है, कुछ लोगों की आर्म्स पे फैट बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए क्या करना है? मोहित खान माहिर ग़िज़ायात हैं और निदा जावेद फिटनेस ट्रेनर हैं। वेलकम करिए। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू सो मच। मोहित, आपसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं, गुड फैट बैड फैट दोनों पे रोशनी डाल दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए हमारे पास फैट्स की जो है वो दो टाइप्स होती हैं मेजरली। अगर हम फैट्स को दो टाइप्स में जो है वो डिवाइड करते हैं, वन इज़ द सैचुरेटेड फैट एंड द अदर वन इज़ द अनसैचुरेटेड फैट्स। तो अनसैचुरेटेड फैट की हमारे पास आगे से मेजर टाइप्स हैं, जिनमें मोनो अनसैचुरेटेड है, पॉली अनसैचुरेटेड है, और फिर हमारे पास आ जाते हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स, जिनमें हमारे पास ओमेगा 3 और ओमेगा 6 है, जो कि हमारी बॉडी खुद बनाती है। अब अगर हम सैचुरेटेड फैट की बात करें तो सैचुरेटेड फैट जो है हमारे पास रूम टेम्परेचर में सॉलिड होता है, जिस तरह हमारे पास देसी घी है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में हमारे पास वो सब ऑयल्स आ जाते हैं, वेजिटेबल्स ऑयल आ जाते हैं, जो हमारे पास रूम टेम्परेचर में लिक्विड इन नेचर होते हैं। जितने भी हमारे पास वेजिटेबल ऑयल्स हैं, सनफ्लावर ऑयल है, कैनोला ऑयल है, वो हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। अब जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो क्यों हमारे लिए ज़रूरी है? क्योंकि वो हमारे जो गुड फैट्स हैं उनकी मिकदार को बॉडी के अंदर बैलेंस करते हैं और बैड फैट्स को बॉडी से एलिमिनेट करने में हेल्प आउट करते हैं। और इसी तरह हमारे पास जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो भी हमारी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे हैं। अब अगर मैं बात करूं बैड फैट्स की, जिनके अंदर हमारे पास जो हमारे पास इसके अंदर आ जाते हैं, जो हमारे पास इंडस्ट्री और जितने भी प्रोसेसेस से बनाए जाते हैं ऑयल्स हैं, उनके अंदर जितने भी हमारे पास फैट्स आ जाते हैं, उन्हें हम जो बैड फैट्स की कैटेगरी के अंदर हम लिखते हैं। तो अब जो बैड फैट्स हैं वो किस तरह, जितने भी हमारे पास वेजिटेबल्स ऑयल हैं, आप उनको घर में गर्म करें और जिनके अंदर अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐड हो जाए, तो उनको जो हम कहते हैं कि वो हमारे पास जितने भी फैट्स हैं वो बैड फैट्स हैं। अब आपने देखा होगा हम फ्राइज़ तल रहे हैं या उसके बाद उसमें नगेट्स तल रहे हैं, तो एक ही ऑयल जो है उसे आप बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो रीयूज़ किया जाने वाला ऑयल है उसके अंदर जो फैट्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। अब वो नुकसानदेह किस तरह है कि वो बॉडी, देखिए हमारे पास जितने भी ये फैट्स होते हैं, इनके जो नेचुरली तौर पे फैट्स नहीं हैं, जो मैन मेड फैट्स हैं, हमारी बॉडी में उनको हजम करने के लिए एंजाइम नहीं पाया जाता। तो वो जितने एंजाइम्स हैं, वो जितने भी वो फैट्स हैं वो बॉडी में जाके एक्यूमुलेट हो जाएंगे, वो बैड फैट्स जो हैं बॉडी के अंदर जाके इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। और आप कहें कि हम उसे वर्कआउट से ठीक कर लेंगे या आप उसे वर्कआउट से बर्न कर लेंगे, तो वो नहीं होते। आप वर्कआउट करेंगे, इस तरह के जितने भी हमारे पास फैट्स हैं, उनके बाद आप अपने गुड फैट को बर्न कर रहे हैं, आप बैड फैट को बर्न नहीं कर रहे, वो बॉडी के अंदर वैसे ही वहीं पे ही स्टे करेगा। चलिए, अभी हम आपसे पूछेंगे कि गुड फैट क्या होते हैं, हमारी रूटीन में हमें किस तरह से मैनेज करना है, क्योंकि हम समझते हैं हम बच्चों को मक्खन दे रहे हैं, हम बच्चों को मलाई दे रहे हैं, हम बच्चों को देसी घी दे रहे हैं, तो ये बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। किस हद तक अच्छा और इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इस पर आएंगे। अभी हम जा रहे हैं जी निदा की तरफ। निदा, लोग बड़े परेशान होते हैं, स्किन बड़ी हैवी है, बाजुओं पे कुछ लोग का बिल्कुल नॉर्मल बॉडी होती है, लेकिन बाजू बात कुछ लोगों की थाइस बहुत हैवी होती हैं। सो इसके लिए हमें बारी बारी बता दें कैसे करने हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम अपनी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज ऐड ही नहीं करते। हम कहते हैं हमारे पास 24 घंटे में टाइम ही नहीं है। सिंपल, बहुत मुश्किल। हालांकि एक ये बेनिफिट है आपकी लाइफ में जो आप अपने आप को देते हैं, 1 घंटा सिर्फ
45 मिनट्स भी बहुत है, लेकिन हमारे पास वही टाइम नहीं होता। हर घर में वर्किंग वुमेन है, वो कहती है हम इतना काम करते हैं फिर भी हमारा फैट तो हमारा जाता ही नहीं है, हमारी हद। और ऑब्वियसली ज़्यादा लेडीज़ की प्रॉब्लम होती है लोअर बेली, आफ्टर बेबीज आफ्टर डिलीवरी ज़्यादा होता है। और एक जो स्टूडेंट्स हैं आजकल पढ़ रहे हैं और साथ खा रहे हैं, भूख लग गई, लेट नाइट पढ़ रहे हैं, उनका सबसे ज़्यादा यही इशू है। लेकिन हम फोकस अपने ऊपर नहीं करते कि हमने किस तरह अपने आप को भी फिट रखना ज़रूरी है। और इससे कुछ लोगों को एंजाइटी, कुछ लोगों को डिप्रेशन, कि हम जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, जब आप गुड लक ही नहीं अपने आप को फील करोगे तो फिर आप कैसे होगा। उसके लिए सबसे ज़रूरी है, चाहे आप 10 मिनट्स 15 मिनट्स 20 मिनट्स अपने लिए निकालें और ऑनलाइन करें। आपके पास टाइम नहीं, आप ऑनलाइन कर लें। इतनी ऑप्शंस आ गई आज तो सोशल मीडिया को अगर हम इस तरह भी यूज़ करें तो बहुत उसके बेनिफिट्स हैं। आप 20 मिनट्स 25 मिनट्स की ऑनलाइन क्लास ले लो। लोअर बेली के लिए मुझे लोअर बेली के लिए थोड़ी सी एक्सरसाइजेज हैं जो आप करें, उसमें क्रंचेज हैं, लेग रेज हैं, 3-4 तरह की, इस तरह 4 से 5 एक्सरसाइजें भी अगर आप रोज ऐड शुरू कर दें तो आपको काफी फर्क पड़ सकता है। लेकिन आपको ये रूटीन में करना है, रूटीन में करना है, कंसिस्टेंसी किसी भी चीज की आपको जो है कामयाब करनी है। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा जी, मेहमान हमारे साथ मौजूद है, ब्रेक का कहा जा रहा है, ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मोहित खान की तरफ हम आएंगे। हमने फैट्स का इस्तेमाल अपनी रूटीन में किस तरह से करना है कि हम मोटे भी ना हो, बच्चों के लिए कितने ज़रूरी हैं और किस तरह से उसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम कहते हैं बच्चों को जितना देसी घी, जितना मक्खन सब कुछ दे दें। गुड प्रैक्टिस है। अच्छा देखें, हमारे पास जितने भी गॉड मेड फैट हैं वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं और बहुत अच्छे हैं, उनकी कॉग्निटिव हेल्थ के लिए, उनकी डेवलपमेंटल हेल्थ के लिए और उनकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ जितने भी हमारे प्रोसेस पैकेज चीज़ें हैं, नगेट्स हो गए, जितने भी प्रोसेस चीज़ें हैं, घर के अंदर आप एक ही तेल के अंदर एक ही चीज़ बार बार तल रहे हैं, तो वो जो है ट्रांस फैट है जो कि बच्चों के लिए बुरा है। आगे चल के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का बच्चे शिकार हो सकते हैं। आजकल तो छोटे बच्चों में ओबेसिटी कॉमन है, छोटे बच्चे जो हैं तोंद बाहर निकल आना, या वैसे बच्चे जो हैं एक ही टाइम पे बैठ के, और इस तरह हाइपर एक्टिविज्म, ये सारे मसले जो हैं एक तरह से लिंक्ड हैं। तो मैं अगर आपको सर्विंग साइज़ बताऊं, कितना ऑयल जो है बच्चों और एडल्ट्स को एक टाइम पे इस्तेमाल करना चाहिए एक दिन के अंदर, उसकी कितनी सर्विंग साइज़ है, तो दैट इज़ जस्ट 2 टीस्पून। 2 टीस्पून जो है आपको, जो पराठे के ऊपर अच्छा सारा देसी घी लगा के, वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, लेकिन बच्चों को तो दे देना चाहिए कि नहीं? देखिए, आप दे सकते हैं उनको नट्स और सीड्स की फॉर्म में, वो हमारे पास हेल्दी फैट है, हेल्दी फैट, गुड फैट है हमारे पास, जो कि ओमेगा 3 ओमेगा 6 है। उसके अलावा अगर आप कहें कि कुकिंग ऑयल आप बहुत ज़्यादा बच्चों को उसकी कंजम्पशन करवा रहे हैं तो वो हार्ट हेल्थ के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और दूसरा देखें, बच्चे जो है स्कूल गए और स्कूल से घर आके वापस जो है वो एक जगह पे बैठ गए, या उनकी ज़्यादातर एक्टिविटी नहीं होती है, तो एक्टिव लाइफस्टाइल ना होने की वजह से बच्चों के अंदर जो है ओबेसिटी भी जो है वो दिन ब दिन उसकी प्रेवलेंस भी बढ़ती जा रही है। तो कोशिश ये करें कि जितना भी हमारे पास हेल्दी फैट है उसके अंदर हमारे पास ओमेगा 3 ओमेगा 6 नट्स एंड सीड्स हमारे पास हेल्दी सोर्स हैं। आप बच्चों को बादाम दें, काजू दें, जो उनकी पसंद है आप वो दें, लेकिन उसकी भी प्रॉपर सर्विंग साइज़ है। आपने एक टाइम पे 6 से 7 बादाम की गिरियों से ज़्यादा उनको नहीं देने। या आप कहें कि एक ही टाइम पे हैंडफुल ऑफ नट्स का मतलब ये नहीं होता कि आप ऐसे करके उठाएं, आप कम से कम उसको बिल्कुल जो है वाइजली चूज़ करें कि आपकी एक टाइम पे कितनी रिक्वायरमेंट है और उतना ही उसको दिन में जो है वो यूटिलाइज करें। बड़ों के लिए किस तरह से इस्तेमाल होना चाहिए, उनको क्या? अच्छा, बड़ों के लिए भी इसी तरह है कि आप देखें, ख़ास तौर पे हमारे यहाँ पर घरों में होता क्या, कॉमन प्रैक्टिस है, हमारे तरी के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, तो ग्रेवी आप है तो उसको आप ऑयल को साइड पे करके आप नीचे से ग्रेवी निकाल लें। तो कोशिश ये करें कि आप अपना जो खाना है वो कम से कम या तो देसी घी में बनाएं। मोस्टली यहाँ पर लोग बोलते हैं कि देसी घी आपके लिए अच्छा नहीं है। देसी घी आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। और जितने भी हमारे पास वेजिटेबल्स ऑयल हैं, कुकिंग ऑयल्स हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास रिफाइन होके आते हैं, हमारे पास प्रोसेस्ड होके आते हैं, जितने भी हम, क्योंकि ये सीड से ओरिजिनेट करते हैं, हम जितने भी ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, कैनोला ऑयल हो गया, तो ये जितने भी ऑयल्स हैं हमारे पास, ये अंडर द ग्राउंड तो बहुत अच्छे हैं। अल्लाह ताला ने इनके अंदर जो एंजाइम्स रखे हैं जो उसे हीट से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन जब आप उसको इंडस्ट्री में भेज के उसको रिफाइन कर देंगे, उसको प्रोसेस कर देंगे, तो उसके अंदर जब हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी तो वो ट्रांस फैट पे कन्वर्ट हो जाएगा, और जो ट्रांस फैट है वो हमारे पास बैड फैट है। ठीक हो गया। सो निदा, आपसे मैं जानना चाहूंगी, हेल्दी रहने के लिए, मोटापा भी आपके ऊपर ना आए, आपको डे रूटीन में अपनी एक्सरसाइज क्या क्या करनी है वो हमें बता दें। एक इसके साथ मैं छोटी सी टिप दूंगी कि एंजाइटी, परेशानी, डिप्रेशन आपकी फिजिक से आपके माइंड पे बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा। देखिए ये कंट्रोल है दोनों का, बॉडी और माइंड। जो आप सोचते हो वो आपके माइंड बॉडी पे आता है। पॉजिटिव सोचें, अपने टाइम में से चाहे 20 मिनट्स निकालें ज़रूर। सिंपल सी 3-4 एक्सरसाइज हैं, सिंपल स्क्वाट्स हैं, क्रंचेज हैं,
लेग रेज है, घर में 2 डंबल रख लें, डंबल नहीं पानी की बोतल ले लें। आप स्टार्ट करें, एक दिन आप 10 मिनट करेंगे, नेक्स्ट डे आप 20 मिनट्स करेंगे, आपकी बॉडी के लिए बहुत चेंज है और आप एक वीक में जो अपने अंदर चेंज देखेंगे आप खुद फील करेंगे। सही। बहुत सारे लोग समझते हैं, बहुत ज़्यादा जो मोटापे के शिकार लोग हैं वो घर में एक्सरसाइज ना करें। आपको स्टार्ट लेना किस तरह से है, किस तरह से स्टार्ट लेना? स्टार्ट हर एक का किधर से है, जस्ट प्रिपेयर योर माइंड। जहां आपने माइंड प्रिपेयर किया, आप यू कैन डू एनीथिंग। लाइफ में कुछ भी है, ठीक है। ये एक बंदा कहता नहीं मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं कर सकता, आप एक दिन ट्राई तो करें, आप स्टार्ट तो लें अपनी लाइफ में। ये एक चीज़ है जो आपकी अपनी अपना बेनिफिट है। कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सब कुछ वो आप दुनिया के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये एक आपका पर्सनल बेनिफिट है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और हम हर एक को यही प्रेफर करते हैं कि आप लोग ज़रूर करें। ठीक अच्छा, हो मैं गया। एक चीज़ हाँ जी, मैं ऐड आपकी करूँगी तरफ- लास्टली। देखिए, अगर आपके पास एक्टिव लाइफस्टाइल, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आपके पास टाइम नहीं है या दिन में आप टाइम नहीं निकाल पा रहे, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है हमारे पास बेस्ट टूल है। आप अपनी एक विंडो, ईटिंग विंडो, फास्टिंग विंडो सेट करें। आप जितना फास्ट करेंगे उससे होगा क्या कि आपकी बॉडी के अंदर स्टेम सेल्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपका लिवर, आपके किडनीज इफेक्ट हो रही हैं या उस तरह फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर रही जिस तरह वो कर रही थी, तो वो फास्टिंग से होगा क्या कि आपका जितना भी वो है वो रिस्टोर होने लग जाएगा। किडनी का फंक्शन, आपके हार्ट का फंक्शन रिस्टोर हो जाएगा। और आपकी इंटरमिटेंट Great. फास्टिंग जो है वो आपकी एक तो आपके जितने भी गेन्ड किलोज हैं उनको लूज करने में हेल्प आउट करेगी और दूसरा आप अपने आप को थोड़ा एनर्जेटिक फील और करेंगे। फैट रिस्टोर होता जाता है। चलें, दैट्स रियली ग्रेट। अल्लाह ताला ने फिर ऐसे नहीं माह रमज़ान रखा, बिल्कुल। ये एक बड़ी हिकमत है जो अगर हम समझे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो सकती है। थैंक यू सो मच, आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखिएगा। हमारी और आपकी मुलाकात मंडे को होनी है। ये तमाम चीज़ें अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें अगर आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। आपसे मुलाकात होगी मंडे को। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।